हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुडोकोडर। मेरा नाम है रवीना एंड आज हम बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कितना टाइम आपको लग रहा है आपका अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे आप अपना अल्गोरिदम लिखते हैं उसके अंदर आप अलग अलग ऑपरेशंस रखते हो। सो फॉर एग्जांपल आपकी एक फॉर लूप हो गया, आपका थोड़ा कोई कैलकुलेशन हो गया, आपका लैम्डा हो गया। तो ये सब जो ऑपरेशंस है, इन सब को थोड़ा एक टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने के लिए। एंड जब आप वो सब टाइम को कंबाइन करते हो, जितना टाइम अपने पूरे अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कि जितना आपको स्पेस लग रहा है वो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे कि आपने समझिए एक लिस्ट ले ली, एक डिक्शनरी ले ली, आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब स्पेस यूज करते हैं कुछ तो स्टोर करने के लिए। जैसे आपकी लिस्ट हो गई, उसके अंदर आपके समझो नंबर्स है, उसको स्टोर करने के लिए स्पेस लगता है। तो वो हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके एल्गोरिदम का। आज मेरे पास यहाँ पे कई एग्जांपल्स है जिनके हेल्प से मैं आपको वो समझाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास मेरी एक फर्स्ट लूप है जहाँ पे मेरे पास है मेरा काउंट जो मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से। अब मेरे पास एक n है जो है 5। मेरे पास मैं एक फॉर लूप लिख रही हूँ जो चालू होने वाली है 0 से, जाने वाली है n-1 से, क्योंकि ये पाइथन है। यहाँ पे जैसे हम रेंज देते हैं उसको n-1 तक वो जाएगी। तो आ जा रही है 0 से n-1 तक। मैं एवरी टाइम अपना काउंट इंक्रीमेंट कर रही हूँ और उसको प्रिंट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आई को भी प्रिंट किया है जस्ट फॉर क्लैरिटी। तो जैसे कि अब मैं ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, वहां पे मेरा काउंट बढ़ेगा, मेरा काउंट प्रिंट होगा और मेरा आई प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट लूप ये कितने बार एग्जीक्यूट हुआ लूप। जितने बार ये काउंट इंक्रीमेंट होके प्रिंट हुआ रहेगा उतने बार वो लूप एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे, जब मेरा काउंट 1 हुआ तब मेरा आई था 0। जब मेरा काउंट 2 था तब मेरा आई था 1। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करके आप आओगे तो काउंट 5 था तब मेरा आई था 4। तो ये पर्टिकुलर लूप कितने बार एग्जीक्यूट हुआ? 5 बार, राइट। हमने काउंट इंक्रीमेंट करके उसको गिना है। तो ये लूप हो गया एग्जीक्यूट 5 बार। अब ये 5 कहाँ से आया? ये आया यहाँ से। यहाँ पे आपका फॉर लूप था 0 से n-1 तक और n क्या था? 5। तो मेरा एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या हुआ? कितने बार ये एग्जीक्यूट हुआ है? 5 बार। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया 5। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैंने इसके n को 5 से 7 कर दिया और इसको फिर से एग्जीक्यूट किया तो आप देखोगे कि ये कितने बार एग्जीक्यूट हुआ। आपका काउंट क्या है? 7। तो इसका मतलब है आपका फॉर लूप डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके एन के ऊपर। आपका एन डिटरमाइन करना है अपना फॉर लूप कितने बार चलेगा। एंड दैट्स व्हाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन। अब पढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने फिर से मेरा काउंट लिया है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। मेरा एन है 2। अब मेरे पास एक फॉर लूप है जो जारी है, वो है आई से पॉइंटर के साथ 0 से n-1 तक। मेरी एक दूसरी फॉर लूप है वो इसके अंदर है, राइट। ये इंडेंटेड है तो ये अंदर है। और यहाँ पे वो जे है, जे चालू हो रहा है 0 से n-1 तक। अब आप देखोगे कि ये आई एवरी जे के साथ पेयर करेगा। अगर आप इसको लेआउट करोगे अच्छे से तो 0 1 आई का और जे का 0 1। तो आई का 0 1 और 0 दोनों के साथ पेयर करेगा, फिर वो 1 दोनों के साथ पेयर करेगा। तो लेट्स सी, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। के तो ये हो गई सेकेंड लूप। मेरा पहले आई 0 था तब मेरा जे 0 था, मेरा काउंट हो गया 1। ये एग्जीक्यूट कितने बार हुआ? एक बार। अब मेरा आई 0 ही है लेकिन मेरा जे 1 हुआ। क्यों? क्योंकि ये अंदर की लूप है, ये नेस्टेड लूप है। मेरी अंदर वाली लूप एग्जॉस्ट होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर मेरा आई बढ़ेगा, फिर से अंदर वाली लूप एग्जॉस्ट होगी, राइट। तो मेरा काउंट हो गया 2, फिर काउंट हो जाएगा 3 और फिर काउंट हो जाएगा 4। लास्ट में मेरा आई और जे दोनों 1 हो गए, मेरा काउंट हो गया 4। अब ये पर्टिकुलर दो लूप्स ये कितने बार एग्जीक्यूट हुए? क्या काउंट है हमारा? 4। तो ये 4 बार एग्जीक्यूट हुए। और ये 4 कहाँ से आया? 4 आया ये n इंटू ये n। ये n इंटू मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा 4 बार। तो इसकी वजह से हमारा काउंट हो गया 4। तो उसका मतलब हो गया ये हो गया n स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाती हूँ।
अगर मैंने समझो ये n को कर लिया 3, मैंने इसको क्लियर, मैंने किया रन फिर से। अगर आप देखोगे तो ये है मेरी सेकेंड लूप, और मेरा काउंट कितना हो गया 9। 9 मतलब 3 into 3, राइट? सो ये 3 into 3 हो गया 9, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n²। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ये अलग है और ये अलग है, तो हम क्या करेंगे? तो देखते हैं। मैंने समझो यहाँ पे मेरा ये रेंज था 3, और समझो ये मेरा हो गया 2। अगर मैंने इसको रन किया तो क्या हो जाएगा? 3 into 2, n² क्यों हो रहा था? क्योंकि ये दोनों n थे। अगर हमारे पास दूसरे नंबर्स है तो ये है 3, ये है 2, 3 into 2 6, तो इसलिए मेरा काउंट हो जाएगा 6। तो अगर आप देखोगे ये सेकेंड लूप है, इसका काउंट हो गया 6। तो अगर आपके पास नेस्टेड फॉर लूप्स है, आपको उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है, तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, आपके जो भी रेंज है उसका। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड लूप के बारे में। हमारा थर्ड लूप है, मेरे पास काउंट है जो है 0, n है 6। मेरी फॉर लूप है जो मैं चालू कर रही हूँ 0 से, जा रही हूँ n तक। लेकिन अब ये ट्विस्ट है, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने क्या किया था? हमने नॉर्मल इंक्रीमेंट रखा था, जैसे +1 का। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे मैं एवरी टाइम मेरे n को डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ। इसका मतलब एवरी टाइम मेरी जो n की नंबर है वो डिवाइड बाय 2 हाफ में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जब होगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंट को +1 किया है, काउंट प्रिंट किया है और आई प्रिंट किया है। तो ये क्या कर रहा है? पहले n 6 था, फिर n हो जाएगा 3, फिर 3 डिवाइड बाय वापस 2, राइट? फिर n हो जाएगा 1। तो ये पर्टिकुलर फॉर लूप इसको ईच टाइम हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो लेट्स सी मेरा थर्ड लूप का आउटपुट क्या है। मेरा थर्ड लूप का आउटपुट है काउंट इज 1, आई इज 0, देन काउंट 2 और आई 3 होके ये हो जाता है स्टॉप। क्यों? क्योंकि मेरा आई फिर वो रेंज में नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा स्टॉप। अब बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लॉग ऑफ n। n क्या है? n है हमारा 6, तो आप log ऑफ 6 करोगे तो 2, तो इसलिए इसका काउंट हो जाएगा 2। अब ये आपने बाइनरी सर्च तो यूज किया होगा, और बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च हम बोलते हैं कि है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च में हमारे पास एक लो होता है, एक एंड होता है। हम मिड फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम उसके राइट या लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं, और इसके हिसाब से हम हमारा विंडो हाफ में डिवाइड करते हैं। इसीलिए इसीलिए बाइनरी सर्च का हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है log ऑफ n, एंड ये सबसे सिंपल एग्जांपल है उसका। तो ये बात हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फॉर एग्जांपल आपके पास दो लूप्स है, समझो एक फॉर लूप है जो 0 से n पे जा रहा है, और दूसरा फॉर लूप है 0 से n पे जा रहा है, नेस्टेड नहीं है, एक के नीचे एक है। तो तब क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? n प्लस n। n प्लस n क्या होता है? 2n। और अगर आप n को इन्फिनिटी से सब्सटीट्यूट करते हो, समझो आपका n इन्फिनिटी में है, तो 2 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर को जो भी मल्टीप्लाई करोगे इट स्टिल रिमेन्स इन्फिनिटी। तो इसीलिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते टाइम हम कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर देते हैं। भले ही आपके पास दो लूप्स हो, n प्लस n हो, फिर भी हम उसको 2 को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि वो टाइम पे रिडंडेंट माना जाता है। ओके, तो अभी बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरे पास एक नम्स है जो है मेरी लिस्ट, मेरे पास एक n है जो है 5। मैं एक फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रही हूँ, और एवरी टाइम मेरा फॉर लूप जब एग्जीक्यूट होगा तब मैं मेरे नम्स में आई अपेंड कर रही हूँ। तो अगर मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे कि मेरा नम्स एरे हो जाएगा 0 1 2 3 4, एंड मेरे लेंथ हो जाएगी नम्स एरे की 5। अभी पहले जब मैंने इनिशियलाइज किया था तो नम्स की लेंथ थी 0, ये था कांस्टेंट, तो ये ओ ऑफ 1 हो गया, राइट? बट फॉर लूप के बाद मेरा नम्स बढ़ गया है। मेरा नम्स कितने से बढ़ा? मेरा नम्स हो गया अभी लेंथ 5 जो था 0। तो अब ये कैसे बढ़ा? किस पे डिपेंडेंट है? तो जितने भी मेरे n बार ये ट्रांजेक्शन्स, जितने बार n ऑपरेशन होगा उतने बार मेरा नम्स बढ़ेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। मैं इसको 7 कर रही हूँ। अगर मैंने इसको रन किया, देखिए मेरा नम्स एरे हो गया चेंज, और मेरी लेंथ हो गई नम्स एरे की 7। तो इसका मतलब है कि मेरा जो भी स्पेस है, कितना लग रहा है स्पेस, वो स्पेस है डिपेंडेंट मेरे n के ऊपर, एंड दैट्स वाई ये अल्गोरिथम को स्पेस लगने वाला है o ऑफ n
प्लस ओ ऑफ वन। ओ ऑफ वन कहाँ से आया? ओ ऑफ वन है हमारा ये एन। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप करते हैं, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ वन, इन्फिनिटी प्लस वन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी ही रहेगा। इसीलिए हम ओ ऑफ वन को ड्रॉप कर देंगे, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन। तो जब आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हो तब आपको देखना है कि आप कितना स्पेस यूज कर रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप गूगल करके देख सकते हो कि डिक्शनरी को कितना स्पेस लगता है, एरेस को कितना स्पेस लगता है, वो एरे की लेंथ क्या है। इसके हिसाब से आपको समझेगा कि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है, आप समझिए एक एरे के ऊपर डॉट सॉर्ट यूज कर रहे हो। आपका कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे कि पाइथन में डॉट सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। तो ये सब चीज़ें आप जैसे सॉल्व करते जाओगे आपको समझती जाएगी। पर आपको ये सब चीज़ों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे याद रखने हैं। कि जैसे कि आप डॉट्स और डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेट करने के लिए। एक मेरी टिप होगी कि आप एवरी टाइम जब भी कभी भी एल्गोरिदम सॉल्व करते हो तो आप उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि आपको आदत होगी जब आप सिंपल प्रोग्राम से सॉल्व करोगे तो आपको आदत हो जाएगी कि इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो जैसे आप हार्ड हार्ड प्रॉब्लम्स पे जाओगे तब तक आपको वो सब एक साथ नहीं करना पड़ेगा कि ओ अभी इसका क्या है, अभी उसका क्या है, नहीं। आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस है, तो आपको थोड़ी थोड़ी एक एक चीज आप एक एक टाइम पे लर्न करोगे तो आप अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। तो मुझे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एवरी टाइम जब ये अल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब आप स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी सॉल्व कीजिए। ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है कि आपको मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या डीएस से कुछ सॉल्व करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं अभी डिस्कॉर्ड पे हूँ तो आप प्लीज़ फील फ्री डिस्कॉर्ड पे मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। और थैंक यू so much. Have a good day. Bye.